नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा मध्य प्रदेश के टॉपिक को कराया जा और हम लोग प्रारंभिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी चीज़ लगातार हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रम लगातार जारी है और टॉपिक वाइज सारी की सारी चीज़ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने पहला प्रश्न है और अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको लगातार देखते रहना है सारी की सारी चीज़ें और व्यवस्थित तरीके से आगे की ओर बढ़ते चलना है। देखें, मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है, आपके सामने पहला प्रश्न है, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, मध्य प्रदेश की अगर जलवायु बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। कैसी जलवायु है अगर बात करें मध्य प्रदेश की जलवायु, बहुत अच्छे से याद रखना। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय मानसूनी, याद रखिएगा कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकृति की। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच से क्या गुजरती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सारे के सारे पॉइंट को रखना है। ठीक है, ये बात को। तो मध्य प्रदेश में विषम जलवायु कहाँ है, याद रखिएगा। देखो, मैं आपको मैप के थ्रू आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको दिमाग में ये सारी की सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित तरीके से दिमाग में आ जाएं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित तरीके से समझना है। अगर मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में बात करें तो ये वाला बेल्ट में याद रखिएगा, कौन से? इस वाले बेल्ट में अगर बात करें तो इस वाले बेल्ट में कैसी जलवायु पाई जाती है? यहाँ पे महाद्वीपीय प्रकार, क्योंकि मध्य प्रदेश समुद्र से इसकी क्या है, दूरी काफ़ी है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश कैसा भू आवेष्टित राज्य भी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किस तरह की जलवायु? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। किस प्रकार के? महाद्वीपीय। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ की जलवायु कैसी है? विषम जलवायु है। कैसे? विषम जलवायु। ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना, विषम जलवायु है। कैसी? विषम जलवायु। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, बहुत अच्छे से। विषम जलवायु का मतलब ये होता है कि शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी। याद रखिएगा, यहाँ पे कैसी जलवायु? शीत ऋतु में, अच्छे से ध्यान रखिएगा, शीत ऋतु में क्या है? याद रखिएगा, अत्यधिक ठंडी। ठंडी कैसी रहती है? अत्यधिक, मतलब ज्यादा ठंडी रहती है। और ग्रीष्म ऋतु में कैसी रहती है? अत्यधिक गर्मी। ग्रीष्म ऋतु में अगर बात करें, ग्रीष्म ऋतु में अगर बात करें तो कैसी? अत्यधिक गर्मी। ये बात भी आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, सारी की सारी चीज़ों को बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। तो यहाँ की जलवायु अगर बात करें, मध्य भारत के पठार, कुल मिला के उत्तर का मैदान, क्योंकि ये उत्तर का मैदान मध्य प्रदेश का कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस तरह की जलवायु पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे मध्य भारत का पठार नहीं दिया है, तो याद रखना, यहाँ पे अगर मध्य भारत पठार भी ऑप्शन होता तो ये दिमाग में रखना, क्योंकि हो सके उत्तर का मैदान न देके मध्य भारत का पठार देता तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सारे बहुत सारे भूगोल वेत्ताओं ने अलग अलग क्लाइमेट को मध्य प्रदेश में डिसाइड किया है। जब हम लोग टॉपिक क्लास में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ेंगे, तो उस चीज़ को वहाँ से हम लोग समझते चलेंगे, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर बात करें तो यहाँ पे विषम, तो सम जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? तो ये मालवा रीजन में। कहाँ पे? मालवा रीजन में। इस बात की भी हम चर्चा कर लेते हैं। सम जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? याद रखिएगा, मालवा रीजन में। सम जलवायु, सम जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? याद रखिएगा, मालवा रीजन में। कहाँ पे? मालवा रीजन में। ये बात भी आपको ध्यान रखना। सम जलवायु का मतलब ये होता है यहाँ पे कि ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी और ना तो शीत ऋतु में ना तो अधिक ठंडी पड़ती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और यहाँ की जलवायु को फाहियान ने क्या कहा था? मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु। फाहियान ने क्या बोला था? यहाँ की जलवायु को याद रखिएगा, फाहियान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु, सर्वश्रेष्ठ जलवायु। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से प्यार से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर हम बात करें यहाँ पे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में अगर बात करें तो इस क्षेत्र में भी
सामान्य रूप से अगर देखें, अगर यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र भी ऑप्शन में दिया है तो वैसे तो यहाँ पे भी ऐसा कंडीशन बनती है, कुछ कंडीशन ऐसा बनती है बुंदेलखंड में, यहाँ पे शीत ऋतु में क्या रहती है, अत्यधिक ठंडी, और ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी देखने को मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे उत्तर के मैदान में मध्य प्रदेश की याद रखिएगा, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है, तो ध्यान रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर का मैदान। बहुत प्यार से दिमाग में रखना है सारी की सारी चीजें, ठीक है। चलो, हाँ, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड कमेंट शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि ये इसमें हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं अगर आपको सारी की सारी चीज़ व्यवस्थित मिल रही है। चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखो मैं आपको बता देता हूं, ये जलप्रपात जब तक मऊगंज किससे अलग नहीं हुआ था, याद रखना, मऊगंज किससे अलग हुआ है, अभी मैं बताता हूं आपको सारे के सारे पॉइंट। मऊगंज किससे अलग हुआ है, रीवा से। मऊगंज रीवा से अलग हुआ। और याद रखिएगा मऊगंज कब अलग हुआ रीवा से, याद रखना 13 अगस्त 2023। 13 अगस्त 2023, ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, ठीक है। मऊगंज किससे अलग हुआ है, रीवा से अलग हुआ है, याद रखिएगा। 13 अगस्त कब हुआ है, 2023 को हुआ, ये बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पे पहुंच गया है, मऊगंज में पहुंच गया है। उसका नाम याद रखिएगा बहुती। पहले के बुकों में क्या था आपको याद रखिएगा, चचाई, लेकिन वो गलत था, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बहुती, याद रखिएगा। और ये किस नदी पर है, अगर आपको बात बता दूं तो ओदा नदी पे है, ठीक है। ओड्डा या ओदा नदी, जो भी आप याद रख सकते हैं। क्या, ओड्डा नदी पे है, किस नदी पे, ओड्डा या ओदा, जो भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको और ये कहां पे आता है, अगर बात करें, ये 198 मीटर ऊंचा है, 198 मीटर ऊंचा है। कहां पे आता है, याद रखिएगा, ये मऊगंज में आता है। कहां पे, मऊगंज, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर बात करें चचाई जलप्रपात, ये 130 मीटर है, ये कहां आता है, रीवा में, ठीक है, ये रीवा में। चुलिया जलप्रपात की अगर बात करें तो ये इंदौर के महू में ये कहां, महू, याद रखिएगा। ये आपको सॉरी, ये कहां पे, इंदौर के महू में नहीं, सॉरी, यहां पे ध्यान रखना। ये चुलिया जलप्रपात में, ये याद रखना, ये किस, यहां पे है, याद रखना। ये कहां पे चुलिया जलप्रपात, ये चंबल नदी पे है, याद रखिएगा, चंबल नदी पे है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहां, चुलिया जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना राजस्थान के बॉर्डर पे है, ध्यान रखिएगा, इस बात को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। कपिल धारा जलप्रपात कहां पे है, याद रखिएगा, ये अनूपपुर में है। कहां पे है, अनूपपुर में। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। और क्या है, कपिल धारा, यहीं पे दुग्ध धारा, दुग्ध धारा, याद रखना। शंभू धारा, शंभू धारा, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट। अब देखो एक चीज़ आपको बता दूं, रीवा में बहुत सारे जलप्रपात हैं, जैसे अगर बात करें पूर्वा जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, याद रखिएगा। और क्या, चचाई, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत सारे जलप्रपात है, याद रखिएगा। इसलिए रीवा को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है। क्या, जलप्रपातों का शहर, प्रपातों का शहर, रीवा को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात भी आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना, सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। अगर हम जलवायु के आधार पर अगर बात करें तो मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूं। अब देखो, किसी के आधार पर तो नहीं पूछा जाए, न तो कोपेन के आधार पर पूछा, न तो थार्डनवेट के आधार पर पूछा। अगर उनके आधार पर पूछता तो जलवायु के प्रकार अलग होते, लेकिन इस सामान्य स्तर पर जलवायु के प्रकार का पूछा है। तो देखो यहाँ पे मैप के थ्रू समझो बहुत अच्छे से। तो ये कहाँ कहाँ अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मैप के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मध्य भारत के पठार की जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु, ठीक है। यहाँ पे बुंदेलखंड
और रीवा पन्ना के पठार की जलवायु अगर बात करें, या बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड की जलवायु की बात करें और रीवा पन्ना के पठार की बात करें, और यहाँ पे सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र के, बघेलखंड सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र की बात करें, और यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी के जलवायु की बात करें, तो कितने प्रकार से है? सामान्य रूप से 5 प्रकार के, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी 5 प्रकार क्या, 5 भागों में विभाजित किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और यहाँ पे अलग अलग दशाएं हैं, जैसे यहाँ पे विषम जलवायु, यहाँ पे सम जलवायु, यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे अगर बात करें तो शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी बुंदेलखंड रीजन में, जबकि ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन मतलब यहाँ पे कैसी, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगा रीवा पन्ना के क्षेत्र में भी। मतलब शीत ऋतु में अगर बात करें तो शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में सारे के सारे बात को आपको ध्यान रखना है। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बहुती, कौन सा? बहुती जलप्रपात किस नदी पर है? स्टोन्स, ओदा, केन, महाना। अभी जस्ट मैंने बताया था। ठीक है, महाना में केवटी जलप्रपात है, केवटी जलप्रपात, ये भी बात आपको ध्यान रखना। महाना में कौन सा? केवटी जलप्रपात है, ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना। बहुती जलप्रपात किस में है? ओदा नदी पे है। कहाँ पे? ओदा नदी पे। ठीक है, और ओदा की एक सहायक नदी है अगर और बात करें सेलर, सेलर पर है। और अगर बात करें और डीप में बात करें तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे बात आपको ध्यान। टोंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? पूर्वा जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात। ठीक है, पूर्वा जलप्रपात, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। कर जाएंगे क्या? ये सारी की सारी चीजें आपको देखो। ये जलप्रपात की कंडीशन कहाँ पे बनती है ये भी बता देता हूँ, आपको तकलीफ ना हो किसी भी प्रकार से। जहाँ पे कठोर और मुलायम चट्टान पाई जाती है, दोनों। ठीक है, याद रखिए। तो क्या होता है, कठोर चट्टान से तो ऐसे पानी रिश्ते रिश्ते मुलायम चट्टान को काटते हुए ये क्या कर बनाता है? जलप्रपात बनाता है। याद रखिएगा, ये बात आपको बहुत, मतलब जैसे यहाँ पे कठोर चट्टान है ना, यहाँ पे मुलायम चट्टान है। अगर हम बात करें यहाँ पे मुलायम चट्टान है, ये बात करें तो यहाँ से ऐसे पानी गिरता जाता है। मतलब इस तरह के जल पर, मतलब ये क्या है, इसका क्या हो जाएगा? अपर्दन हो जाएगा इस चट्टान का। और ये चट्टान यहाँ क्या है? किस रूप में? जलप्रपात के रूप में विकसित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? अगर हम चचाई जलप्रपात की बात करें, याद रखना ये किस जिले पर स्थित है? याद रखना रीवा में है। ठीक है, और कितने मीटर है? याद रखना 130 मीटर ऊंचा है। ये कितना है? 130 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। तो चचाई जलप्रपात याद रखना कहाँ पे है? याद रखना ये रीवा में है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और कौन से नदी में? टोंस नदी पर। कौन से? टोंस नदी पर या तमस नदी पर है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल, बी फॉल मतलब मधुमक्खी फॉल, मधुमक्खी फॉल, याद रखना मधुमक्खी फॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है। समझ रहे हो ना, मधुमक्खी जैसे चुभता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो चलो पी लेंगे, हो गया, रोक देंगे ना, रोक दो। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं ना। किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि वहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है। याद रखिएगा, तो पानी कैसे चुभता है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा है? ये है जमुना प्रपात। किस नाम? जमुना प्रपात। यहीं पे अगर बात करें अप्सरा जलप्रपात भी है। यहीं पे अगर बात करें अप्सरा जलप्रपात, याद रखिएगा अप्सरा, रजत, अप्सरा जलप्रपात, प्रपात, रजत जलप्रपात, रजत जलप्रपात कहाँ पे है? याद रखिएगा पचमढ़ी में। कहाँ पे है? पचमढ़ी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पाताल पानी की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? इंदौर में। इंदौर में कहाँ है? महू में।
ये भी आपको याद रखना। कहाँ पे? महू में। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। सारी की सारी चीजें को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अभी जस्ट मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि अप्सरा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। अगर आपको याद आ रहा है तो यहीं पे पचमढ़ी में है। कहाँ पे? पचमढ़ी में। अगर पचमढ़ी की बात करें, कुछ बात ही कर लेते हैं, इसे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी, राजधानी, राजधानी। और एक चीज बता देते हैं, राजधानी यहीं पे, यहीं से याद रखना, राजधानी कहा जाता है। यहीं से कोरकू याद रखिएगा। अगर यहाँ पे और बात करें, यहीं से 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले भभूत सिंह थे। भभूत सिंह कौन थे? भभूत सिंह, याद रखिएगा। कौन? भभूत सिंह। और ये 1857 की क्रांति में यहाँ से भाग लेते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये कहाँ से थे? भभूत सिंह पचमढ़ी से थे, ध्यान रखिएगा। और क्या बात यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं आपसे, क्या बात कर रहे हैं? पचमढ़ी में याद रखना, यहाँ पे याद रखना जटाशंकर महादेव हैं। क्या है यहाँ पे? जटाशंकर महादेव, जटाशंकर महादेव, शंकर महादेव, याद रखिएगा। जटाशंकर महादेव ये मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व, याद रखिएगा। और इसकी खोज किसने की थी? जेम्स फोर्सेथ, जेम्स फोर्सेथ ने, फोर्सेथ, याद रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी? जेम्स फोर्सेथ ने। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहीं पे धूपगढ़ चोटी भी देखने को मिलेगी आपको, धूपगढ़ चोटी। और ये आता कहाँ? याद रखिएगा, ये आता है कहाँ? पचमढ़ी, नर्मदापुरम में। कहाँ पे? नर्मदापुरम में। ये भी बात आपको बहुत प्यार से, सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, चलो। अमरकंटक को अगर हम बात करें तो इसे तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तीर्थराज। ये भी बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। ये भी बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना। सारे के सारे पॉइंट को आपको यहाँ पे दिमाग में रखने का प्रयास करना है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना। अभी याद रखिएगा, विष्णु वाकरकर अभयारण्य, मतलब जिसे, जो कि याद रखना रातापानी के नाम से पहले जाना जाता था, रातापानी अभयारण्य, याद रखना। इसे विष्णु वाकरकर अगर बात करें, विष्णु वाकरकर, वाकरकर अभयारण्य, याद रखिएगा। इसको याद रखिएगा टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल कर दिया गया है। किस रूप में? टाइगर रिजर्व के रूप में। अगर इंदौर में बात करें, राला मंडल की बात कर लेते हैं, राला मंडल, तो इसे लोमड़ी संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। किस रूप में? लोमड़ी संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। ये बात भी आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना। सारी की सारी चीजें आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। कर जाएंगे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। केवटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखो, वैसे केवटी जलप्रपात अगर हम बात करें, याद रखना ये महाना नदी पे है। ये बॉर्डर किसका लगता है? मऊगंज का लगता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन अब ऑप्शन में यहाँ पे मऊगंज नहीं है, तो आपको यहाँ पे याद रखना रीवा। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना रीवा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। ग्वालियर याद रखना, यहाँ पे इसे वत्स के नाम से जाना जाता था, वत्स के नाम से जाना जाता था। और ये गोपालगिरी पहाड़ी पर स्थित था, गोपालगिरी पहाड़ी पर स्थित है, याद रखना। गोपालगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे सतना में याद रखना वाल्मीकि जी का आश्रम है, वाल्मीकि जी का आश्रम। आश्रम किस नदी के किनारे? याद रखना इस आश्रम, याद रखिएगा। किस नदी के किनारे? तमस नदी के किनारे, तमस नदी के किनारे। ये भी बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ग्वालियर में याद रखना ग्वालियर फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट, ये याद रखना। ये राजा सूरज सेन के द्वारा बनाया गया था, सूरज सेन। और से तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत सारे
चीज़ पढ़ने का है, याद रखिएगा। गुजरी महल, मान, ठीक है ना, मान मंदिर, ये सारी की सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। समय समय पर सारी की सारी चीज़ पढ़ेंगे। भोपाल के संबंध में बहुत सारी चीज़ कई बार मैं बता चुका हूँ। भोपाल शहर की स्थापना अगर बात करें तो यह इस राजा भोज के द्वारा किया गया था। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा भोपाल शहर की अपने शासन की क्या बागडोर संभालता है, कौन? दोस्त मोहम्मद खां। ये अफगानी रहता है। औरंगजेब के उसमें क्या रहता है? सेनापति रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। भोपाल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ इसके पहले मैंने बहुत बार बताया है, ध्यान रखिएगा। सारी की सारी भोपाल में जितने भी याद रखना संवैधानिक एवं सांविधिक चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ भोपाल में आपको देखने को मिलेगी। जैसे इंदौर में सिर्फ आपको देखने को मिलेगा क्या क्या राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी संवैधानिक आयोग है, याद रखिएगा। वो कहाँ? इंदौर में देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। भोपाल के संबंध में ये भी बताया था कि भोपाल संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं उससे क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ें बताई थी। चले आगे, अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखना, नर्मदा नदी पर स्थित कौन से नहीं है, याद रखना। यहाँ पे अगर बात करें कपिलधारा जलप्रपात, यहाँ याद रखिएगा। ये कहाँ पे है कपिलधारा जलप्रपात? याद रखना, ये कहाँ पे है कपिलधारा जलप्रपात? अगर बात करें तो ये है अनूपपुर, अनूपपुर, याद रखिएगा, ठीक है। दुग्धधारा जलप्रपात ये भी अनूपपुर, अनूपपुर। और भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ पे? जबलपुर, याद रखना। ये तीनों के तीनों कहाँ पे? नर्मदा नदी पे। जबकि भालकुंड जलप्रपात, याद रखना, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बेतवा की एक सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी, क्या नाम है उसका? आप लोग बताएंगे, धसान या बीना, बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बेतवा की सहायक नदी, ये हम आपको नहीं बता रहे हैं, सहायक नदी, बेतवा की सहायक नदी पर बना है, ध्यान रखिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भालकुंड। भालकुंड इस नर्मदा नदी पे नहीं। और ये भी बता देता हूँ ये कहाँ पे है, अगर बात करें तो ये बीना जगह पे है, बीना जगह याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे धसान और बीना में नाम बताया हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उनमें से कौन सी नदी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये बेतवा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। तो बीना वाले जगह में है। और कहाँ पे? याद रखिएगा, सागर, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। भेड़ाघाट ये जो जलप्रपात है यहाँ पे, ये भेड़ाघाट जगह है, याद रखिएगा। यहीं पे धुआंधार, धुआंधार सॉरी, भेड़ाघाट ये है, यहीं पे धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, क्या है? धुआंधार जलप्रपात। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सारे के सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जरवानी है, ये जसवानी नहीं है, जरवानी, जरवानी, याद रखना। ये माही नदी पे है, कौन सी? याद रखना, या ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जरवानी जलप्रपात, याद रखिएगा, किस नदी पे? माही नदी पे है, याद रखना। ये बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना। माही नदी को क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा, आदिवासी की गंगा, आदिवासी की गंगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे, ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आप चिंता ना करें, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? आदिवासी की गंगा, याद रखना। ताप्ती नदी को क्या कहा जाता है? सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री, याद रखिएगा, सूर्य की पुत्री। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में, सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन क्या? कुआं एवं नलकूप, नहर, तालाब। कुआं एवं नलकूप से याद रखिए कितने % की सिंचाई होती है अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुआं एवं नलकूप से लगभग 67% सिंचाई होती है। और सर्वाधिक किससे होती है? याद रखिएगा, कुआं एवं नलकूप से क्या होती है? याद रखना, सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे का तालाब से मुख्य रूप से सिंचाई कहाँ पे होती है अगर बात करें तो बालाघाट, बालाघाट। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कुआं एवं नलकूप से मुख्य रूप से मंदसौर वाले बेल्ट में की जाती है, उज्जैन वाले बेल्ट में मुख्य रूप से कुएं एवं नलकूप से सिंचाई की जाती है। ये बात भी आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है।
बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक ठीक है। पूर्वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, याद रखिएगा। पूर्वा जलप्रपात, ये ध्यान रखिएगा, पूर्वा जलप्रपात याद रखिएगा किस जिले में स्थित है। मैंने अभी जस्ट बताया था किस जिले में है, याद रखना। पूर्वा जलप्रपात याद रखना रीवा, और ये किस नदी पे है, टोंस नदी पर। टोंस नदी पर, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रीवा के बारे में कुछ बात करें तो ये बघेल शासकों की कैपिटल भी थी, बघेल शासकों की, याद रखिएगा। और ठीक है, इस यहीं पे रामचंद्र शासक हुआ करते थे। कौन, रामचंद्र। और इन्हीं के दरबार से, याद रखिएगा, इन्हीं के दरबार से अकबर ने किसको, तानसेन को बुलाया था। इन्हीं के दरबार से, दरबार में इनके कौन रहता था, तानसेन। तानसेन को किस नाम से जाना जाता था, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे पूछा गया है, पांडे जी, याद रखिएगा। और इनको किस नाम से जाना जाता था, तन्ना मिश्र। किस नाम से, तन्ना मिश्र, याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो रामतनु पांडे याद रखना, तन्ना मिश्र याद रखना, ये सारे के सारे बिंदु को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। तो रामतनु पांडे, तन्ना मिश्र याद रखिएगा। ये याद रखिएगा तानसेन के क्या थे, दरबार में थे। ये क्या थे, तानसेन के दरबार में थे, याद रखिएगा। ये सारे के सारे, ये सॉरी, तानसेन के कह रहे, तानसेन का नाम था क्या, रामतनु पांडे और तन्ना मिश्र। यहाँ पे आपको याद रखना, जो ये तानसेन थे, याद रखिएगा, रामचंद्र के दरबार में थे। और इनको कौन बुलाया था, अकबर। अकबर, किसने बुलाया था, अकबर ने। और इनको लेने कौन आया था, जलाल खां कुर्ची। जलाल खां कुर्ची, जलाल खां कुर्ची, याद रखिएगा। कौन, जलाल खां कुर्ची। ये भी बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। सारे के सारी पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है, अगर बात करें तो लाखा बंजारा झील कहाँ पे स्थित है, सागर में। ठीक है, लाखा बंजारा झील कहाँ पे है, सागर में, याद रखिएगा। भोपाल में कौन सा है, भोजताल। भोपाल में कौन सा है, भोजताल। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आप, इंदौर में अगर बात करें तो सिरपुर और यशवंत सागर। यशवंत सागर, ठीक है, सिरपुर और यशवंत सागर। यहाँ पे जबलपुर में आपको बहुत सारे चेरी ताल, ठीक है, बहुत सारे ताल देखने को मिलेंगे, रानी ताल, ठीक है, ताल मतलब चेरी ताल, ताल, रानी ताल, ताल, आधार ताल, आधार ताल, आधार ताल, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। सारी की सारी चीज़ यहाँ पे आपको व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलेगी। तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से आगे की ओर बढ़ना है, सारी की सारी चीज़ों को आपको सिस्टमेटिक तरीके से आगे की ओर करते चलना है। आगे बढ़ें। चरण गंगा नदी चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है, अगर बात करें तो चरण गंगा नदी, याद रखना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना। इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब दर्जा दिया गया, अगर बात करें, अगर इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अगर बात करें, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब दर्जा दिया गया, याद रखना 1968। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी चीज़, इसे टाइगर रिजर्व के रूप में कब शामिल किया गया, टाइगर रिजर्व के रूप में अगर बात करें तो 1993। कब, 1993। ये भी बात आपको ध्यान रखना। और ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उमरिया। उमरिया, किसी की उम्र को बांधी नहीं जा सकती, उमरिया। ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना है। पन्ना की अगर बात करें तो पन्ना में है, याद रखना। और इसे टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया, अच्छे से याद रखना, 1994। 1994, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिवनी छिंदवाड़ा। सिवनी प्लस छिंदवाड़ा, याद रखिएगा, सिवनी प्लस छिंदवाड़ा में है। और ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया टाइगर रिजर्व में, 1992 में। हम 1992 में। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना, ये कहाँ है,
मंडला और बालाघाट, मंडला प्लस बालाघाट, याद रखिएगा, मंडला प्लस बालाघाट में है, याद रखना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना है। और क्या याद रखना, इसे टाइगर रिजर्व के रूप में कब शामिल किया गया? टाइगर रिजर्व के रूप में 1974 में, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से गुजरती है? याद रखना, केन, बंजर, चरण। बंजर कहाँ से गुजरती है अगर याद करो, अगर याद आ रहा हो, ठीक है, बंजर कहाँ से गुजरती है? तो कान्हा से, कान्हा नेशनल पार्क से, कान्हा नेशनल पार्क से, याद रखिए। चरण गंगा किस से प्रवाहित होती है? बांधवगढ़ से, याद रखना। और केन नदी याद रखिए कहाँ से? याद रखना, पन्ना। और ये केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई जा रही है, जिसके कारण पन्ना बाघ अभयारण्य क्या है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य, बाघ अभयारण्य तो है, मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा क्या है, प्रभावित है, क्योंकि किसके द्वारा? जो केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई जा रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। आगे की ओर अगर हम बात करें, अगला प्रश्न अगर हम बात करें यहाँ पे आपसे, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? सुपर्ण, ताप्ती, कावेरी, नर्मदा। तो यहाँ पे सुपर्ण, बंजर, याद रखिएगा। कौन कौन सी नदी? सुपर्ण, बंजर, हालो, याद रखिएगा। 3 नदियाँ प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? सुपर्ण, बंजर, हालो। कहाँ से? कान्हा क्षेत्र से प्रवाहित होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारे के सारे बात को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बात को आपको। तो कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? याद रखिएगा, सुपर्ण, बंजर और हालो नदी प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? सुपर्ण, बंजर और हालो नदी प्रवाहित होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, सारी के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। ताप्ती नदी के किनारे क्या है? याद रखिएगा, बुरहानपुर, बुरहानपुर, याद रखिएगा। इसी के किनारे सूरत शहर भी है, सूरत शहर भी है। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो, कावेरी नदी 2 हैं पूरे भारत में अगर बात करें। एक तो नर्मदा की सहायक नदी है, कावेरी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? खंडवा में। कहाँ पे? ओमकारेश्वर में, याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना। दूसरी अगर कावेरी, तो वो तो आपको पता ही है कि दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। ये सारी की सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, जब आप अजयगढ़ किले, अजयगढ़ किला कहाँ पे? याद रखिएगा, पन्ना में है, ठीक है। पन्ना पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? खाहर, केन, ताप्ती और नर्मदा, यमुना। यमुना तो कैसे भी नहीं होगा किसी कीमत में, ताप्ती और नर्मदा कैसे हो जाएगा? ये भी आपको ध्यान रखना। खाहर, ये आपने सुना ही ना होगा इस नदी का, तो याद रखिएगा केन। अब देखो, केन नदी याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये केन नदी कहाँ से निकलती है अगर बात करें? ये कटनी के, याद रखना, कैमूर क्षेत्र से, कटनी के कैमूर क्षेत्र से। और पन्ना छतरपुर से होते हुए याद रखिएगा, केन नदी किसमें जाके मिल जाती है अगर हम बात करें? तो यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें? यमुना में नदी में मिल जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना। अगर केन नदी का हम प्राचीन नाम अगर बात करें तो इसका दीर्णावती नाम था, दीर्णावती और सुक्तिमती, और क्या? सुक्तिमती। ये भी आपको ध्यान रखना है, सारी के सारी चीज़, ठीक है। बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, हमने इसके पहले ही बता दिया था। आज हम सेशन को ज़्यादा नहीं खींचेंगे। क्यों नहीं खींचेंगे? उसका रीज़न है कि ये सारे के सारे चीज़ें हम नदी के संबंध में बहुत सारे पॉइंट बता दिए थे आपको, इसलिए हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम रिपीट करेंगे तो वही चीज़ आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सारी की सारी चीज़, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, केन नदी पे एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, केन बेतवा लिंक परियोजना जो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। और भारत नदी जोड़ो परियोजना का कॉन्सेप्ट किसने दिया था एक बार मैं बता देता हूँ। जनक कौन है अगर बात करें तो आर्थर कार्टन है। कौन है? आर्थर कार्टन है। भारत में नदी जोड़ो परियोजना अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। वास्तव में अगर देखा जाए, अटल बिहारी वाजपेयी ने लगातार इस पर बात की थी कि नदियों को आपस में जोड़ा जाए, ठीक है। तो कुल मिला के
ये केन नदी पर केन और केन के पानी को बेतवा में छोड़ा जा रहा है। केन के पानी को ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बेतवा के पानी को केन में छोड़ देना, केन के पानी को बेतवा में छोड़ा जा रहा है। और इसी पर याद रखना पन्ना में दौधन डैम भी बनाया जा रहा है। अभी मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ सारी चीज़ें क्योंकि समय लगेगा, इसलिए सारी की सारी चीज़ आपको ध्यान रखना। क्या दौधन डैम बनाया जा रहा है, इसे अटल सागर डैम के नाम से भी जाना जा रहा है। क्यों? इसका अगर बात करें शिलान्यास कब हुआ था, 25 दिसंबर 2024 को। कहाँ से हुआ था? खजुराहो से हुआ था। ये सारे के सारे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन वैसे बता ही चुका हूँ बहुत सारे पॉइंट। तो समय समय पर सारी की सारी चीज़ आपको मिलती जाएगी, इसलिए आपको सुनना है और पॉइंट को नोट डाउन भी कर लेना है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर। अब हम अगर बात करें विदिशा जिला किस नदी के तट पर है, तो नर्मदा बेतवा। नर्मदा नदी पर तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या चंबल में? नहीं, चंबल में। क्षिप्रा में भी नहीं है, तो किस नदी पर? बेतवा नदी पे है। अगर हम बात करें कि रायसेन में जो सांची है, याद रखिएगा, रायसेन में सांची, ठीक है, और रायसेन में भोजपुर या भोजेश्वर, भोजपुर या भोजेश्वर, ये महादेव, ये भोजेश्वर महादेव याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है? मध्य भारत का शोभनाथ भी कहा जाता है, ऐसा अगर आपको याद रखना है। ये सबसे बड़ी शिवलिंग मानी जाती है। क्या? सबसे बड़ी शिवलिंग भी मानी जाती है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो ये याद रखिएगा, विदिशा किस नदी के तट पर है? अगर बात करें तो बेतवा नदी के तट पर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर और हम बात करते हैं तो रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारी की सारी, वैसे मैं नदियों के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर चुका हूं, तो अब यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर हम डिटेल में जाएंगे तो यही लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप चिंता ना करें। हाँ, आपको नदियाँ, अगर आपने नदियाँ नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो नदियाँ इसके पहले मैंने पढ़ा दिया विथ डिटेल। मैं यकीन मानिए सारी सहायक नदियाँ बताया है, सारे डैम बताए हैं, सारे क्षेत्र बताए हैं, कौन से क्षेत्र इसके किनारे, इनका प्राचीन नाम क्या था, ये सारी की सारी चीज, विशेष पॉइंट क्या क्या थे, सब बता दिया था। लेकिन अब मैं आपको वापस से नहीं बता रहा हूं ये सारी की सारी चीजें। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया? कोसी, नामी, माही, नर्मदा। नर्मदा नदी पर पूरी तरह से रेत खनन पर क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। देखो, मध्य प्रदेश में रेत नियम भी आए हैं। अगर बात करें तो 2019 में रेत नियम आए, समय समय पर संशोधन होते गए हैं। ये सारी की सारी चीज आती गई है। आप इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती जाएगी समय समय पे, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना। नर्मदा नदी के संबंध में बहुत सारे पॉइंट बताए थे, अगर आपको याद आ रहा है। इसे शिव की पुत्री कहा जाता है, इसे नामोदोस के नाम से जाना जाता है, इसे सोमो देवी के नाम से जाना जाता है, इसे मैकल सुता के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे बहुत सारी चीजें हमने इसके सहायक नदियों पे चर्चा की थी। सारी की सारी चीजें यहां पे हमने आपसे बात की थी। ठीक है, समय समय पर सारी की सारी चीज आपको मिलती जाएगी। अगला प्रश्न आप देखें यहां पे, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल, यह भी बताया था, अगर अभी आपको याद आ रहा, तो रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। ये सारी की सारी चीज आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग, वैसे बेतवा नदी के संबंध में हमने सारी जानकारी आपको दी थी, तो ये सारी की सारी चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो, यहाँ पे नवीन बैचेस चालू हैं। आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये कौन सा? ये नंबर, इस नंबर पे आप संपर्क करें। और आप अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।